नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों से एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के रिवीजन सीरीज की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और हमने मैक्सिमम पैटर्न्स के क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करी है। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब जो टू डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है किसके, अपनी ही डिजिट को सम करो, जो वैल्यू आएगी उसके 4 टाइम्स है। एंड ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और उसकी डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करो तो उसका ट्वाइस है। कह रहा फाइंड द नंबर। तो भैया तुम लोग को सबको पता होगा कि टू डिजिट नंबर कैसे अज्यूम करते हैं। सर 10x प्लस वाई ले लीजिए, बहुत बढ़िया, जहां पर y वंस की प्लेस पर है और x टेंस की प्लेस पर है। बहुत बढ़िया। देखो दो केसेस हैं यहाँ पे। कौन सा केस, देखो केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या कह रहा है, टू डिजिट नंबर जो है वो 4 टाइम्स है। मतलब ये जो 10x प्लस वाई है ये 4 टाइम्स है किसके, इसकी डिजिट्स के सम के। ये देखो लिखा हुआ है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब इसमें डिजिट्स कौन कौन सी आ रही हैं, बहुत बढ़िया, x और y आ रही हैं। तो इनको ऐड कर दो, x प्लस वाई, इसके 4 टाइम्स है ये नंबर। क्या बात है, समझ में आ रहा है। अब केस 2 क्या कह रहा है, यही नंबर यानी 10x प्लस वाई ये ट्वाइस है। ट्वाइस है किसके, इसी की डिजिट्स को प्रोडक्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स वाई के। इसमें कोई दिक्कत है, इक्वेशन समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ये दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल बन गए। अब चलो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, अब सारे x एक तरफ और सारे y एक तरफ। 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 4y माइनस वाई, वैल्यू क्या मिलेगी, 6x इज इक्वल टू 3y। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू y। बहुत बढ़िया, y और x में एक रिलेशन हमें मिल गया। क्या बात है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 3 से आप y की वैल्यू या x की वैल्यू, जो आपकी मर्जी हो उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, देखिए हम यहां पर y की वैल्यू 2x रखने जा रहे हैं। ठीक है, बात को समझते रहिएगा। 10x प्लस y की जगह पे क्या रखना है, बहुत बढ़िया, 2x इज इक्वल टू 2x, और ये y वाला समझ रहे हैं ना, y वाला 2x। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। 10x प्लस 2x ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 12x, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कॉमन लेकर सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए बात को समझिए, 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आप कॉमन लीजिए 4x, हमें क्या बचेगा फिर, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 4x और x माइनस 3 दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार 4x 0 के बराबर होगा और दूसरी बार x माइनस 3 0 के बराबर होगा। एक एक को 0 के बराबर रखते हैं, फिर वहां से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखो भैया 4x जब 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 अपॉन 4 यानी 0। ठीक है, अब देखिए जब एक बार x माइनस 3 0 होगा तब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3। ठीक, बात को समझते रहना। अब जब हम x की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, जो कि है 2x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब जब y भी 0 है, x भी 0 है, तो हमें टू डिजिट नंबर क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई में जब आप x और y की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, जो कि हमारा टू डिजिट नंबर नहीं है। इसलिए हम x इज इक्वल टू 0 को क्या बोलेंगे, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू पर मेरी गिवन कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर x क्या होगा, वो होगा x इज इक्वल टू 3। अब हम
लोग इस x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 3 में जो कि 2x इज इक्वल टू वाई है इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू आ चुकी है 6। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, 2 डिजिट नंबर निकालना है। फिर से हम लोग अपने डिजिट के पास चलते हैं। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 3 प्लस वाई की वैल्यू 6 इज इक्वल टू, बोलिए 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 30 प्लस 6 ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बेटा क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे जुड़िए और अपने डाउट्स को पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number exceeds the difference of squares of the other two by 60. फाइंड दी नंबर। ठीक है भाई, बात तो समझ में आ रही है। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ लोग बेटा इसको x प्लस 1 x प्लस 2 लेट करेंगे, कुछ बच्चे बेटा इसको x माइनस 1 x माइनस 2 भी लेट करेंगे। हम इसको क्या लेट करेंगे, हम इसको लेट करेंगे बेटा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये नंबर थोड़े से सॉल्व करने में आसान रहेंगे, इसलिए हम इन नंबर्स को लेट करेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो भाई अब हम लोग आगे इन नंबर्स पर कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है कि ये x माइनस 1 x और x प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव कैसे हैं, तो देखो अगर हम x को 2 अज्यूम कर लें तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3। तो 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। हाँ सर बिल्कुल हैं, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो भाई अब हम लोग कंडीशंस को लगाते हैं। तो केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि वो जो नंबर हैं कुछ इस तरह से हैं कि द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कौन है बेटा हमारा, मिडिल नंबर है x, तो क्या करना है x का स्क्वायर कर देना है। ठीक है भाई, ये किस तरह से है, ये जो मिडिल नंबर है एक्सीड्स, ये ज्यादा है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है किससे, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। डिफरेंस की बात जब भी आएगी ना बेटा, अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप लोगों को ये बात तो समझ में आ ही रही होगी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 में कौन बड़ा है, तो x प्लस 1 बड़ा है। तो इनका क्या करना है, इनका करना है पहले स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद करना है इनका डिफरेंस, क्योंकि यहां पर लिखा है डिफरेंस। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ये जो नंबर है नंबर एक्सीड्स मतलब ज्यादा है किससे, बाई 60। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, समझना। 3 consecutive natural numbers are such that the square of the middle number, जो हमने लिखा है x स्क्वायर, exceeds the difference, मतलब ये ज्यादा है, हम प्लस करना पड़ेगा हमको बैलेंस करने के लिए, किससे, डिफरेंस से, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर बाई 60। कितना ज्यादा है ये 60 ज्यादा है। जब हम इसके डिफरेंस में 60 ऐड करेंगे तभी तो मेरा यहाँ पर इक्वालिटी का रिलेशन फॉलो होगा। बात समझते हो कि नहीं, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। ठीक है, और केस 2 है ही नहीं इसमें। चलो भाई आगे क्या लिखा है, फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करके करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, बहुत बढ़िया। माइनस लगा है तो अब हम सारे नंबर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे कोई मिस्टेक ना हो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 60, तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 60। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये 2x और ये 2x ऐड होके क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा। सही है। अभी देखिए ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ बच रहा है प्लस का 60। ठीक है, अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए भाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलिए स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 मिले और सब्सट्रैक्ट करने पर क्या मिले, सब्सट्रैक्ट करने पर मिले बेटा 4। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, आप सब लोग हमको लगता है अब तक समझ चुके होंगे और ये निकालना भी आपको आ गया होगा। नहीं आया है तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है भाई, माइनस एक्स, 4 की वैल्यू को हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 माइनस, बोलो 10 माइनस 6,
क्योंकि 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आएगा। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। आगे बचेगा मेरे पास माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें x कॉमन लेना है, x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बच रहा है मेरे पास? अब बच रहा है x माइनस 10, दोनों में है तो कॉमन निकाल लिया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो बहुत बढ़िया। अब आप बताइए जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और दूसरे बार में x की वैल्यू आ गई -6। अब आप लोग बताइए क्या x इज इक्वल टू -6 हमारे नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है? नहीं आता है, ये इंटीजर की कैटेगरी में आता है, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी ये वैल्यू। बात समझ में आई कैसे इस वैल्यू को स्किप करना है? कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। क्वेश्चन में बोला है नेचुरल नंबर, ये है इंटीजर, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो हम किसको लेंगे? x इज इक्वल टू 10 को लेंगे। तो जब ये मेरा x इज इक्वल टू 10 मिडिल नंबर आ गया तो भैया दो बचे हुए नंबर कैसे निकालेंगे? सर एक बार +1 कर दीजिए, यानी 11। क्यों? क्योंकि एक नंबर था x प्लस 1 और दूसरा था x माइनस 1। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे -1 तो क्या आएगा? आएगा 9। तो मेरे पास तीनों नंबर आ चुके हैं। वो नंबर क्या है? 9, 10 एंड 11। कैसे निकाला? x माइनस 1, x और x प्लस 1 करके। यही मेरे रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएंगे। ठीक है भैया, कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16/21। फाइंड द फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन में कौन कौन आते हैं? फ्रैक्शन में आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर को x लेट कर लें और डिनोमिनेटर को y लेट कर लें तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मेरा फ्रैक्शन हो चुका है x अपॉन y। तो अब हम x अपॉन y की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? गिवन कंडीशंस को अप्लाई करके इन्हीं वेरिएबल पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो केस 1 है वो क्या कह रहा है कि इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो y की वैल्यू है, ठीक है भाई, जो डिनोमिनेटर है इज 1 मोर, एक ज्यादा है, मतलब +1 करना है। किससे? ट्वाइस दी न्यूमरेटर, मतलब इसके न्यूमरेटर का दुगना करिए, ट्वाइस करिए, यानी 2x, उससे भी 1 ज्यादा है ये y। तो ये एक कंडीशन हमको मिली x और y में। ठीक है भाई, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कहता है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब x अपॉन y प्लस इसका सम इसी फ्रैक्शन का एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब बताओ x अपॉन y का रेसिप्रोकल क्या होगा? बहुत बढ़िया, y अपॉन x। ये किसके इक्वल है? 2 होल 16/21 के। इसको सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी? तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। 42 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 10 58 आएगा आई गेस। आप लोग क्रॉस चेक करिए, 58/21। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करें बताओ? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू उठाओ और 2 में चिपका दो। ठीक है भाई, चिपका देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 58/21। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? मजा आ रहा है सॉल्व करने में? चलो भाई इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लो भैया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21 ये मिलेगा। अब होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 यानी 4x आएगा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21 यही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एक जैसी शक्लों को क्या करो? ऐड कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन
2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58 अपॉन 21। अब क्या करें सर, अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 21 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 58, बोलो 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 10 x स्क्वायर प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, 4 2 8 x प्लस 21 इज इक्वल टू, बोलो 58 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16 कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11 x स्क्वायर प्लस 58x। अब क्या करें, सबको एक तरफ ले आइए सर। ठीक है भाई, तो हम लेफ्ट वाले सारे टर्म्स को राइट में ले जा रहे हैं क्योंकि 116 बड़ा है। अगर हम 116 को लेफ्ट में लाएंगे तो फिर सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 116 बड़ा है, नेगेटिव नंबर आएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, इसलिए हम सबको राइट में ले जा रहे हैं। 116x स्क्वायर माइनस 105x स्क्वायर प्लस 58x माइनस 84x माइनस 21। बहुत बढ़िया, अब सिंप्लीफाई करो। 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 करेंगे 1, 1 माइनस 0 यानी 1, और 1 से 1 तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, अभी यही 116 को लेफ्ट में लेके गए होते तो ये माइनस में आती वैल्यू। समझ में आई बात? चलो भाई माइनस करते हैं फिर से, क्योंकि 84 बड़ा है, साइन आएगा माइनस का। 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, 7 माइनस 5 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और आखिर में बचेगा मेरे पास 21। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 21 वैल्यू क्या मिलेगी, 11 1 11 कैरी 1, 11 2 22 प्लस 1 23, यानी 2 3 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 26 आए और मल्टीप्लाई करने पर तो वही आ ही रहा है 2 3 1। तो क्या करा जाए सर, इसके प्राइम फैक्टर्स करिए, फिर देखिए क्या हो सकता है। चलो भाई करते हैं फिर। 2 3 1 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 3 से करते हैं पहले, 3 7 21, 3 7 21, फिर क्या जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 1 7, 7 1 7। तो मेरे पास 3 नंबर आ रहे हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 33, और इसमें से अगर हम 7 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा बताइए, 13 माइनस 7 करेंगे तो हमें शायद 6 ही मिलेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, इसलिए ये 26 आ जाएगा। मतलब मेरे कॉम्बिनेशन हमको मिल गए हैं, वो हैं 33 और, बोलो 33 और 7। क्या बात है। चलो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर 26 की। 0 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस x, 33 माइनस 7 माइनस 21। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चलो भाई मजा आ रहा है ना। 0 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21। चलो अब क्या करना है, कॉमन लेना है। 11x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, x माइनस 3। अब दोनों में ही x माइनस 3 दिखने लगा, कॉमन ले लो भैया। तो हम कॉमन लेंगे, हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 11x प्लस 7, एक पास बच जाएगा, और x माइनस 3 एक पास बच जाएगा। तो ये मेरे पास दोनों फैक्टर आ चुके हैं। अब क्या करना है, अलग अलग 0 के बराबर लेना है और x की वैल्यूज को फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो एक बार 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 अपॉन 11। दूसरी बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो भाई अब देखिए, x की वैल्यू एक बार आ रही है नेगेटिव, और x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आ जाएगी। ये वैल्यू को हम लोग स्किप कर देंगे। तो हम किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 3 वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब हमें y कैसे निकालना होगा, y जो हमने कंडीशंस बनाई थी ऊपर, उसी में से एक इक्वेशन को उठाइए, वहां पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, y की वैल्यू को निकाल लीजिए, और हमारा फ्रैक्शन भी आ जाएगा। चलिए करते हैं फिर। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी बताइए, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 चिपका दीजिए, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 टू 6 प्लस 1 7। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बताइए, फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा, हमने क्या लेट किया था, हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x अपॉन y लेट किया था, यानी 3 अपॉन 7 वो फ्रैक्शन होगा जो मेरी इस गिवन कंडीशन को फॉलो करता होगा। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या स्पीड है पता नहीं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स
मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम चल रहा है, ठीक है ना। एक बार उसकी स्पीड कुछ नॉर्मल स्पीड थी, दूसरी बार उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, तो उसके टाइम में डिफरेंस आ जाता है। लिखा है फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चे अलग अलग तरह से करते हैं। हो सकता है आप लोग इसको टाइम के डिफरेंस से सॉल्व करते हो कि भाई जाने में जो टाइम लगा, वापस आने में जो टाइम लगा, उनका डिफरेंस 3 आवर्स के बराबर दिया है। हम इसको थोड़ा सिंपल करके अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको ये मेथड अच्छा लगे, ठीक है। और काफी सारे बच्चे इसी मेथड से सॉल्व भी करते होंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम एस लेट कर लेते हैं, ठीक है, समझते रहना। टाइम टेकन को हम लोग टी लेट कर लेते हैं। और बताइए, और डिस्टेंस तो बेटा 480 किलोमीटर दी ही है। यूनिट क्या चलेगी फिर स्पीड की? एस किलोमीटर पर आवर चलेगी। टाइम जो होगा वो आर में चलेगा। 480 किलोमीटर वो तो किलोमीटर में है ही, ठीक है ना। अब यहां पर दो केसेस बनेंगे, एक बार जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा और एक बार जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो देखिए, केस 1 में अगर हम उसकी नॉर्मल स्पीड को कंसीडर करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से एस इज इक्वल टू 480 अपॉन टी, ये हमें एक इक्वेशन मिलेगी एस और टी में। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलो अब देखो केस टू में वो क्या कह रहा है? केस 2 में कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, यानी एस थी, इससे आप 8 किलोमीटर पर आवर यानी 8 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। डिस्टेंस बेटा अभी भी वही चल रहा है 480 अपॉन, अब आप खुद सोच के बताइए, स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, मोर लिखा हुआ भी है, तो टाइम कितना लगेगा इस बार? t+3 लगेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा s माइनस 8 t+3 इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं जो कि हमने अज्यूम भी करे हैं, एक है s, दूसरा है t। बट क्या क्वेश्चन में टाइम को फाइंड करना है? क्वेश्चन में सिर्फ ओरिजिनल स्पीड को फाइंड करना है, जिसको हमने क्या लेट किया है? हमने स्मॉल एस लेट किया है, किलोमीटर पर आवर उसकी यूनिट है। मतलब टी यहां पर बिन बुलाया मेहमान है, टी को गायब करिए, एस को फाइंड कर लीजिए। तो यहां से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा 480 अपॉन एस, यूनिट बेटा आर में चल रही है, ठीक है। और ये टी की वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? एस माइनस 8 और टी की वैल्यू है 480 अपॉन एस प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बच रहा है? 480। ये मेरी इक्वेशन आ गई है जो कि एस में है। बात समझ में आ गई? इसी इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिलेगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें? पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो s माइनस 8 और यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो s मिलेगा और 480 प्लस 3s मिलेगा इज इक्वल टू 480। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, s माइनस 8 480 प्लस 3s इज इक्वल टू 480s, ये s इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है? ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर मालूम पड़ेगा। चलिए भाई, s इंटू 480 करेंगे तो 480s प्लस s इंटू 3s करेंगे तो 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 करेंगे तो 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 हो जाएगा। फिर माइनस 8 इंटू 3s यानी माइनस का 24s इज इक्वल टू 480s। कैलकुलेशन समझ आ रही है ना बेटा? चलो 480s और 480s को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या इसमें 3 कॉमन दिख रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम यहां से 3 कॉमन लें तो एस स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 एस माइनस यहां पर देखने हैं, चेक करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और ये 0, यानी हमें 3 कॉमन मिल चुका है। अब क्या करना है? 3 को 0 के पास भेज देना है। एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 और यहां पर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो कि है एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1280 के करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। चलिए करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 80, फिर से करते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0। अब यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0 बचेगा, 2 2 जा 4 फिर से 0 बचेगा, 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10, यहाँ पर आखिर में बचेगा मेरे पास 5। अब हमें
ढूंढने हैं वो पेयर जिनका कॉम्बिनेशन मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिए हमें सब्सट्रैक्ट करने पर चाहिए 8, तो देखिए 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 टू द 40, यहाँ पर हमें मिल रहा है 40, और बचे हुए 2 को साथ मिले तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी 40 माइनस 32 लिए मेरा काम बन गया। तो हमें नंबर मिल चुके हैं 40 माइनस 32। क्या करना है, बस 8 को सब्सटीट्यूट करना है। चलिए कर देते हैं। 40 माइनस 32 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। एस स्क्वायर माइनस 40s प्लस 32s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। पहले कॉमन है सिर्फ s माइनस 40 बचेगा, फिर कॉमन है 32, फिर मेरे पास s माइनस 40 ही बचेगा। आप लोग करके देखिएगा। s माइनस 40 s प्लस 32 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भैया। अब s माइनस 40 इज इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू 40, यूनिट चल रही थी किलोमीटर पर आवर। s प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू आएगी माइनस 32, जो कि नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मेरी स्पीड क्या आ चुकी है? स्पीड आ चुकी है बेटा कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। यानी एक फास्ट ट्रेन है और एक स्लो ट्रेन है, दोनों ही ट्रेन बेटा 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती हैं। फास्ट ट्रेन को 3 आवर लेस लगता है स्लो ट्रेन से। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है भाई, और क्या क्या दिया है? टाइम दिया है और डिस्टेंस भी दी है। बात समझ रहे हैं? चलिए वेरिएबल के रिलेशंस को समझते हैं। क्या बोल रहा है? अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन। अगर ये स्लो ट्रेन बेटा, अगर ये स्लो ट्रेन टी आर ले रही होगी, तो ये फास्ट ट्रेन कितना टाइम लेगी? टी माइनस 3 आर लेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि 3 आर लेस है। अच्छा आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है दोनों ही ट्रेन 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती हैं। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आगे और देखते हैं। इसमें लिखा है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन, मतलब अगर फास्ट ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर होती तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी जाएगी? फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी s माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? जो गिवन कंडीशन है उसका हमने क्या बना लिया? डेटा बना लिया। अब देखिए हमें वही फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलिए एक बार फास्ट ट्रेन के लिए लगा देते हैं और एक बार स्लो ट्रेन के लिए लगा देते हैं। जब हम फास्ट ट्रेन की बात करेंगे तो स्पीड s है, डिस्टेंस 600 किलोमीटर है और टाइम t माइनस 3 है। समझ में आ रहा है ना? चलो भाई स्लो ट्रेन की बात करेंगे तो s माइनस 10 इज इक्वल टू 600 अपॉन टी। ये दो इक्वेशंस मेरे पास बन गई हैं। क्या निकालना है बेटा? जो चीज फाइंड करनी है उसी के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि किस वेरिएबल को गायब करना है। यहां पर लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। हमें स्पीड निकालनी है और स्पीड है बेटा s और s माइनस 10। इसका मतलब हमें वेरिएबल s निकालना है, t से काम हमें नहीं है। t को गायब करेंगे तो t को गायब करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें t की वैल्यू दिख रही है, t इज इक्वल टू 600 अपॉन s माइनस 10। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। और ये t की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में चिपका दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं फिर। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग s t माइनस 3 इज इक्वल टू 600, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं करा है। अब t की वैल्यू को रख दीजिए, s और t की वैल्यू है 600 अपॉन s माइनस 10 और माइनस 3 इज इक्वल टू 600। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा s 600 माइनस 3 s माइनस 10 अपॉन s माइनस 10 इज इक्वल टू 600। ऐसे ही तो सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए भाई ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 600 माइनस 3s प्लस 30 अपॉन s माइनस 10 इज इक्वल टू 600। ठीक है, चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो 600 और 30 को ऐड कर देते हैं। s इज इक्वल टू 630 माइनस 3s
अपॉन s माइनस 10 इज इक्वल टू 600। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, s माइनस 10 को 600 के पास भेज देते हैं तो हमें मिलेगा s 630 माइनस 3s इज इक्वल टू 600 s माइनस 10। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर से, 630 s माइनस 3s स्क्वायर इज इक्वल टू 600 s माइनस 6000। ठीक है भैया, अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, 0 इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस 600s माइनस 630s और माइनस 6000। ठीक है, अब 0 इज इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 30s माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। 0 इज इक्वल टू 3s स्क्वायर माइनस 10s माइनस 3 टू द 6 यानी 2000 आएगा। ठीक है, अब 3 को 0 के पास भेजेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और वो होगी s स्क्वायर माइनस 10s माइनस 2000 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब काफी सारे बच्चे इसका ओरली फैक्टर कर देंगे। कैसे फैक्टर चाहिए हमको? 2000 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 2000 आए और सब्सट्रैक्ट करने पर 10 आए। तो बेटा 50 और 40 वो नंबर है जिनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर्स करके इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। एस स्क्वायर माइनस 10 की जगह पर क्या रख दें? 10 की जगह पर रखेंगे 50 माइनस 40 माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एस स्क्वायर माइनस 50s माइनस माइनस प्लस 40s माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, s कॉमन मिलेगा, s माइनस 50 आएगा और प्लस का 40 कॉमन मिलेगा, s माइनस 50 आ जाएगा फिर से इज इक्वल टू 0। s माइनस 50 मेरा कॉमन हो गया, s प्लस 40 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। एक बार s माइनस 50 इज इक्वल टू 0 तो s की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बार s प्लस 40 इज इक्वल टू 0 तो s की वैल्यू माइनस 40, जो कि बेटा नॉट पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो स्पीड मेरी क्या आ गई बेटा? स्पीड आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड यानी s किसकी लेट करी थी? किसी को याद है? ये फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड है। तो स्लो वाली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? s माइनस 10 होगी। तो स्लो वाली यानी s माइनस 10 की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये दो वैल्यूज मेरी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। स्लो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, फास्ट ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। आप प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। देखो उसका शेड्यूल टाइम क्या है हमें नहीं पता, उसके शेड्यूल टाइम से वो प्लेन 30 मिनट लेटर निकलता है। इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, जिसकी डिस्टेंस कितनी कवर करता है वो? 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। मतलब इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन इन टाइम मतलब वो टाइम पर पहुंचना चाहता है लेट निकलने के बाद भी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू इंक्रीज द स्पीड बाई 100 किलोमीटर पर आवर। भैया तुम लेट निकले हो तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वही काम वो प्लेन भी करता है। फ्रॉम दी यूजुअल स्पीड मतलब देखिए ना आपको शेड्यूल टाइम पता है ना आपको यूजुअल स्पीड पता है, क्या निकालना है? फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। अब देखिए बात को समझिए, शेड्यूल टाइम हमें पता नहीं है, हम टी लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई यूजुअल स्पीड भी हमें नहीं पता है, हम एस लेट कर लें। अब यूनिट पर फोकस करते हैं क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो स्पीड हम एस किलोमीटर पर आवर लेंगे और टाइम हम टी आर लेंगे। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई अब देखिए यहां पर दो कंडीशंस हैं, एक बार जब वो लेट निकलता है और नॉर्मली जब वो अपने टाइम पर निकलता होगा। तो केस 1 में अगर हम ये अज्यूम करें कि वो अपने टाइम पर निकलता है, नॉर्मल निकलता है, तो उसकी स्पीड s है, डिस्टेंस चलता है वो 1500 किलोमीटर और टाइम लेता है वो, बेटा बोलो, टी आर वो टाइम लेता है। केस 2 वो टाइम है जब वो लेट हो जाता है। कितना लेट होता है? 30 मिनट्स लेट होता है। अब देखिए 30 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, मेरे पास यूनिट टाइम की क्या चल रही है? आर चल रही है। तो 30 मिनट को आपको बदलना पड़ेगा आर में, तो उसकी वैल्यू होगी बेटा बोलो 1/2 आर। बहुत बढ़िया, तो हम 30 मिनट की जगह पर 1/2 आर का यूज करेंगे क्योंकि यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए इसकी स्पीड एस
ये यूजुअल स्पीड है, लेकिन उसको टाइम पर पहुंचना है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, और कितनी बढ़ाता है, 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस अभी भी वो उतनी ही चलता है 1500, और टाइम क्योंकि वो लेट निकला है इसलिए इस बार उसको टाइम कम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा, t-1/2 लगेगा। ये बात समझ में आई बेटा? हम एक ही पैटर्न पर क्वेश्चंस को इसलिए बता रहे हैं कि आपको वो पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करना है, सब लोग समझ गए होंगे। सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले आप, s + 100 और t-1/2 इज इक्वल टू, बोलो, 1500। अब बताओ क्या करना है, कौन से वेरिएबल को गायब करना है? अब तक तो सब लोग समझ गए होंगे, यूजुअल स्पीड निकालना है तो t का काम नहीं है, t बिन बुलाया मेहमान है। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1500/s आ जाएगी। ये आप यहां पर चिपका दीजिए, आपको s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए भाई करते हैं फिर, s + 100 और t की वैल्यू आ रही है 1500/s -1/2 इज इक्वल टू 1500। चलिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है भाई, ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2s एलसीएम आ जाएगा, वैल्यू मिलेगी हमें 3000 - s इज इक्वल टू 1500। ठीक है भाई, 2s को 1500 के पास भेज देते हैं, s + 100 और यहाँ बचेगा 3000 - s इज इक्वल टू, बोलो, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 3000 और s बचेगा। ठीक है भैया, अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। जब s ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 3000 s आएगा -s² प्लस 3000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 हो जाएंगे इस बार, ठीक है ना, -100s इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3000s मिलेगा। 3000s को 3000s से कैंसिल आउट कर दीजिए। वैल्यू क्या आ रही है अब मेरे पास, वैल्यू आ रही है -s² -100s प्लस 3, और ये कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, 3 लाख पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अच्छा, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि s² माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को कॉमन ले लें, एक ही बात है। हम डायरेक्ट साइन को चेंज कर रहे हैं, s² प्लस 100s माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब यहां से काम शुरू होता है फैक्टर करने का, और ये अच्छा काम है। ठीक है, 3 लाख के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने पर आए 100 और मल्टीप्लाई करने पर आए वही नंबर। समझ में आ रही है बात? चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसलिए हम खुद करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके फैक्टर करते हैं। फिर अब हम देखिए बच्चों वाले पैटर्न पे नहीं करेंगे कि पहले 2 से करेंगे फिर 2 से करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के करेंगे। देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हम 10 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 जीरो मिलेंगे। फिर हम 10 से करेंगे, फिर हमें बताइए कितने जीरो मिलेंगे, 3 जीरो मिलेंगे। अब बताइए किससे करें, अब हम करते हैं इसको 3 से करें अगर, तो हमें मिलेगा 1 0 0 और 0। अब देखिए हम इसको 5 से करते हैं, 5 2 10 0 0। फिर से इसको 2 से करते हैं तो यहाँ पर आएगा 100। अब चलिए पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। 5 को 2 से लेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। बात नहीं बन पा रही है क्योंकि हमें सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ 1 लाना है। क्या किया जाए भाई, 3 को 2 के साथ लेके देखते हैं। 3 2 6 हो जाएगा, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 हो जाएगा। बात तो बन रही है थोड़ी थोड़ी। और ये 5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, और फिर से 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 500। लिए हमारा काम बन गया। तो हमें नंबर मिल चुके हैं कौन कौन से, 600 और 500। ठीक है, देखिए 600 में से जब 500 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 बचेगा, और 600 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 लाख मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए भाई अब हम 100 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। s² प्लस s, 100 की जगह पर लिखेंगे 600 माइनस 500 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ चुकी होगी हमको लगता है। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, s² प्लस 600s माइनस 500s माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, s कॉमन लेंगे, s प्लस 600 बचेगा, माइनस 500 कॉमन लेंगे तो s प्लस
600 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब s प्लस 600 दोनों में है और s माइनस 500 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। एक बार s प्लस 600 इज इक्वल टू 0 तो s की वैल्यू आ जाएगी माइनस 600 जो कि नॉट पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। अब तक तो आप लोगों को ये बात रट चुकी होगी। तो दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी? दूसरी वैल्यू मिलेगी हमें s माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू 500, यूनिट क्या चल रही थी? किलोमीटर पर आवर। यही वो यूजुअल स्पीड है जिससे प्लेन नॉर्मल डेज में बिना लेट हुए जाता है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चंस अभी तक समझ में आ रहे होंगे। अभी भी कोई डाउट अगर आपके दिमाग में बन रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए बना है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। अ मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टिल वाटर का मतलब पानी रुका हुआ है और उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दिस सेम स्पॉट। मतलब क्या हुआ सेम स्पॉट का? देखिए, अगर वो ए से बी तक जाता है और फिर वापस भी आता है, इसका मतलब वो डिस्टेंस सेम चलता है और वो डिस्टेंस कितनी दी है? 24 किलोमीटर। कौन सेम चलता है? यानी यहां पर वो बोट है। ठीक है, मोटर बोट की बात हो रही है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हमको ये उम्मीद है कि आपको पता होगा क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आपको ये बातें ना पता हो। अप स्ट्रीम में क्या होता है? अप स्ट्रीम में दोनों मतलब मोटर बोट और वाटर की स्पीड और मोटर बोट की स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती है। अप स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब मोटर बोट इधर से आएगी तो पानी का जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यह है अप स्ट्रीम का केस। और डाउन स्ट्रीम में बेटा मोटर बोट और वाटर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अब देखिए, जब दोनों ही लोग मतलब मोटर बोट और वाटर दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो दोनों की स्पीड बेटा ऐड हो जाएगी। कब? डाउन स्ट्रीम में। ठीक है ना। और अप स्ट्रीम में बेटा दोनों की स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? जिसको नहीं पता है उसके लिए क्विक रिवीजन था। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर हम इस स्ट्रीम की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेट कर ले, क्या लेट कर ले बेटा? x किलोमीटर पर आवर लेट कर ले, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या बनेगी? रिजल्टेंट स्पीड क्या बनेगी? बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। हमने स्ट्रीम की स्पीड लेट करी है x किलोमीटर पर आवर। दोनों की ही स्पीड को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वहां पर स्पीड ऐड होगी और ऐड होने का मतलब ये होगा कि 18 प्लस एक्स और यूनिट तो किलोमीटर पर आवर चल ही रही है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, जब वो अप स्ट्रीम में चलेगी बोट तो बिल्कुल क्लियर बात है कि स्पीड उसकी कम होगी। जब उसकी स्पीड कम होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 1 hour मोर। तो अगर हम ये लेट करें कि उस मोटर बोट को डाउन स्ट्रीम में टी आर लगते हैं, तो बेटा अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 1 आर लगेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम चलती है वो मोटर बोट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोनों ही केसेस मिल चुके हैं। चलिए फॉर्मूले को यूज करते हैं और इक्वेशंस को बना लेते हैं। तो देखिए, जब हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड मिल रही है 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस है 24 और टाइम है t प्लस 1। यहां से एक इक्वेशन मिली। बहुत बढ़िया भाई। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। डाउन स्ट्रीम के केस में चलते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 18 प्लस एक्स है। ठीक है ना। ये एक रिवीजन वीडियो है इसलिए हम क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अभी भी 24 है और वो मोटर बोट टाइम कितना लेती है? टी आर लेती है। तो मेरे पास दो इक्वेशंस मिल गई एक्स और टी में। फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा? टी को गायब करना पड़ेगा। चलिए दोनों इक्वेशंस को साफ साफ लिखते हैं, फिर टी को सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 18 माइनस एक्स टी प्लस 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल ली जाए। टी इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब ये t की वैल्यू को यहां पर चिपका देते हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 18 माइनस एक्स
और t की वैल्यू है 24/18 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 24। सही है भैया। चलिए भाई, अब इस ब्रैकेट में भी एलसीएम लेते हैं। 18 माइनस एक्स और यहां पर हमें मिलेगा 24 प्लस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। सही है। चलिए अब जो सॉल्व हो पाए उसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस एक्स, यहां पर ऐड करेंगे 24 और 18 को, हमें क्या मिलेगा 18 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 और 18 प्लस एक्स, ये वैल्यू हमें मिल रही है। चलिए अब इन ब्रैकेट्स को भी ओपन करते हैं। 18 को जब 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 756 प्लस 18x माइनस 42x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 432 मिलेगा प्लस 24x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 756 18 माइनस 42x, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा 12 माइनस 8 यानी 4 और 3 माइनस 1 यानी 2 24x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432 प्लस 24x, यही मिलेगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाना होगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस 24x और ये माइनस वाला 24 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर 432 और माइनस 756, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 ऐड होके 48x माइनस 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 एंड 7 माइनस 4 करेंगे तो 3, ये मेरे पास नंबर बच रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 48 आए और मल्टीप्लाई करने पर 324 आए। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। 324 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27। चलिए कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं। 3 2 जा 6 6 9 जा कितना होगा 54। यहां पर हमें एक नंबर मिल रहा है 54 और बचे हुए नंबर क्या है 3 और 2 यानी 3 2 जा 6, दूसरा नंबर मिल रहा है 6। क्या मेरे ये नंबर रिक्वायर्ड नंबर हो सकते हैं? 54 में से आप 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 48 मिलेगा। बिल्कुल सही, काम बन गया। जब काम बन गया तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 48 की जगह पर लिखेंगे 54 माइनस 6 माइनस 324 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। आप लेफ्ट में 0 लिखिए, राइट में 0 लिखिए, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन निकालते हैं, x प्लस 54 बचेगा, माइनस का 6 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 54 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या मिल रहा है x प्लस 54 कॉमन है, x माइनस 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 54 और ये नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए इस वैल्यू को हम स्किप कर देंगे। नॉट पॉसिबल लिखने की कोशिश कर रहे थे, जगह नहीं बची है। चलिए इसमें देखते हैं x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 6। यूनिट क्या चल रही है? यूनिट चल रही है किलोमीटर पर आवर, तो ये वो स्पीड है किसकी? स्ट्रीम की। नेगेटिव हो नहीं सकती, माइनस 54 को स्किप कर दीजिए, 6 बचेगा, 6 ही स्ट्रीम की स्पीड होगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको पढ़ें। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. अब देखिए जो A है वो 6 डेज कम लेता है किससे? B से। देखिए अगर हम A और B के टाइम टेकन यानी वो कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट करता है उस बात को अगर हम अज्यूम करें तो हम लेट कर लें कि भाई बी जो है वो x डेज में काम को खत्म कर देता है, और क्योंकि ए जो है वो 6 डेज लेस लेता है इसलिए ए लेगा x माइनस 6 डेज उसी काम को करने में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक और कंडीशन दी है कि ये जो दोनों साथ में आते हैं ना तो कितने टाइम में कर देते हैं? तो जब ये दोनों साथ में आते हैं तो ये 4 डेज में काम को खत्म कर देते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग वर्क टाइम एंड डिस्टेंस एंड
पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग यूनिट टाइम की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। यूनिट टाइम की वैल्यूज का क्या मतलब है, यहां पर 4 डेज, x माइनस 6 डेज और x डेज लिखा है। यहां से हम ये फाइंड करें कि सारे के सारे मतलब a एक दिन में कितना काम करेगा, b एक दिन में कितना काम करेगा और दोनों a और b मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो चलिए पहले इसी बात को फाइंड करते हैं। अब देखिए अगर a x माइनस 6 डेज में काम करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 1 अपॉन x माइनस 6 पार्ट काम होगा। ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह से b अगर x डे में काम पूरा करेगा तो एक डे में कितना करेगा, एक दिन में वो 1 अपॉन x वर्क करेगा या 1 अपॉन x पार्ट ऑफ वर्क करेगा। एक ही बात है, बात समझ में आ रही है। चलो भाई अब आखिरी में क्या बच रहा है, दोनों मिलके अगर 4 दिन में काम खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 अपॉन 4 वर्क करेंगे या 1 अपॉन 4th पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब एक बात को समझिए, भैया ए ने एक दिन काम किया खूब जान लगा के, कितना काम पूरा कर दिया उसने, 1 अपॉन x माइनस 10 वर्क उसने पूरा कर दिया। बी ने भी उसी के साथ काम किया, कितना काम कर दिया उसने, 1 अपॉन x वर्क पूरा कर दिया। और जब दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं, 1 अपॉन 4 वर्क करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि ए और बी के अगर हम एक दिन के काम को ऐड कर दें तो वो काम ये दोनों मिलकर जितना करेंगे एक दिन में उसके बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप लोग लिख भी लीजिएगा, वर्क डन बाय ए इन 1 डे प्लस वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 6 प्लस 1 अपॉन x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 6 और मेरे पास यहाँ बचेगा x प्लस x माइनस 6। ठीक है भैया। अब देखिए 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू x, x ऐड हो जाएगा 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6। कॉमन लेने से कोई फायदा होगा नहीं तो क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इंटू 4, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 4 टू द 8x माइनस 6 4 द 24। सबको एक साइड ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, ऐड करने पर कितना मिले 14। तो 12 टू द 24 और 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 प्लस 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस 12 माइनस का 2 कॉमन निकालते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू आ रही है x माइनस 12 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12, और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए हमारी जो कंडीशंस थी उन कंडीशंस के पास चलते हैं पहले। वो कंडीशंस क्या थी, वो कंडीशंस थी a जो है आपका b से 6 डेज कम टाइम लेता है और x क्या है, x है b जितना टाइम ले रहा है वो। अब देखिए जब हम x की वैल्यू 2 कंसीडर करेंगे तो a की वैल्यू यानी a कितने दिन में काम करेगा तो क्या आएगा समझिएगा, 2 माइनस 6 यानी a की वैल्यू तो फिर -4 आएगी। और क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ में आई, इस वैल्यू को हम लोग स्किप कर देंगे। तो b कितने दिन में काम पूरा करेगा, b विल कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो a कितने दिन में काम पूरा करेगा, a करेगा b से 6 दिन कम यानी 12 माइनस 6 डेज यानी 6 डेज में ए काम कर देगा। बात समझ में आई। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भैया, किसका पूछा गया था, बी का पूछा गया था सिर्फ, तो बी की वैल्यू है 12 डेज। समझ में आ गई बात। हमने ए का भी निकाल दिया क्योंकि हो सकता है आपसे दोनों का पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। 2 वाटर टैप्स together fill a tank in one hole 7/8 hours. The tap with longer diameter
takes 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank separately। ऑब्वियस बात है, जो लॉन्गर डायमीटर का टैप होगा उससे ज्यादा पानी निकलेगा, वो 2 घंटे कम में टैंक को भर देगा एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। आगे लिखा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि मेरे पास दो तरह के टैप हैं, एक है लॉन्गर डायमीटर वाला टैप और एक है स्मॉलर डायमीटर वाला टैप। इनके टाइम का रिलेशन दिया है, बात को समझिए। लिखा है द टैप विद लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस, मतलब अगर हम स्मॉलर डायमीटर वाले टैप का टाइम टी आर लेट कर लें तो लॉन्गर डायमीटर वाला टैप कितना टाइम लेगा, T-2 आवर्स लेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों कितना टाइम लेते हैं, 1/7/8 आवर लेते हैं टुगेदर। यहां पर हम टुगेदर लिख रहे हैं या बोथ टैप्स की बात हम कर रहे हैं। कितना टाइम लेते हैं, 1/7/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 1 8 प्लस 7 15/8 आर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे पढ़ते हैं तो लिखा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अब बात को समझिए, हमने पहले भी कहा था वर्क टाइम एंड डिस्टेंस और टैप यानी पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस में हम लोग यूनिट टाइम की वैल्यू पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लॉन्गर डायमीटर वाला जो टैप है वो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, वो 1 घंटे में 1/T-2 पार्ट ऑफ टैंक भर देगा। स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितना पार्ट भर देगा, 1/T पार्ट ऑफ टैंक भर देगा। और दोनों मिलकर कितना पार्ट भर देंगे 1 घंटे में, दोनों मिलकर 8/15 पार्ट ऑफ द टैंक भर देंगे। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, ये वैल्यू 8/15 के बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग दोनों टैप 1 घंटे तक चलाए जाएंगे तो जितना पानी भरेगा उन दोनों को साथ में चलाने पर भी उतना ही पानी भरेगा। इसलिए वाटर फिल बाई द टैप विद लॉन्गर डायमीटर इन 1 आवर प्लस water filled by the tap with smaller diameter in 1 hour will be equal to water filled by both the tap together in 1 hour। ये कंडीशन यहां पर लग जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है 8/15 इज इक्वल टू 1/T-2 प्लस 1/T। हमें T की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद हम दोनों ही टैप के टेकन टाइम्स को निकाल लेंगे। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और T की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सॉल्व करना तो हम लोगों को आता ही है, क्या करना है, एलसीएम लेना है। 8/15 इज इक्वल टू T-2 और T ये आपका एलसीएम हो जाएगा, हमें मिलेगा T प्लस T-2। अब भैया क्या मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर T-2 इंटू टी इज इक्वल टू टी ऐड हो जाएगा यहाँ पर 2T-2 इंटू 15। सही है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, जहां पर कॉमन मिलता है मौका नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन को आसान करना होता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। 8T-2 और T को मल्टीप्लाई कर दें तो T² - 2T आ जाएगा इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया T-1 इंटू 15। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए, बस कैसे भी हो। 4T² - 8T इज इक्वल टू 15T - 15। सारे ही टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। 4T² - 8T - 15T प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 4T² माइनस 8 और 15 को ऐड करिए 23T प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आएगी 60, यानी मल्टीप्लाई करने पर आए 60 और ऐड करने पर आए 23। कितना आसान नंबर है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 60 मिल जाएगा और 20 में 3 ऐड करिए 23 मिल जाएगा। चलिए 23 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 4T² माइनस T 20 प्लस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, -20T माइनस 3T प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 4T कॉमन ले लिया, T माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लिया, T माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4T माइनस 3 और T माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार 4T माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से मेरी T की वैल्यू 3/4 आएगी और दूसरी बार मेरी T की वैल्यू क्या आएगी, T माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू 5 यूनिट चल रही है, क्या यूनिट चल रही है R में। अब हम लोग अपनी कंडीशंस को रिकॉल करते हैं। एक लॉन्गर डायमीटर का टैप था, एक स्मॉलर डायमीटर का टैप था, ठीक है ना। स्मॉलर डायमीटर का टैप जो है वो T टाइम लेता है
और लॉन्गर डायमीटर का टैप जो है वो 2 घंटे कम लेता है, यानी t-2 टाइम लेता है। बात समझ में आ रही है? यूनिट दोनों की ही आर में थी। बहुत बढ़िया, ये अभी बिल्कुल देखा है। अब देखिए, जब हम t की वैल्यू 3/4 लेंगे इसके लिए, स्मॉलर डायमीटर वाले टैप के लिए, तो लार्जर डायमीटर वाले टैप के लिए वैल्यू क्या आएगी बताइए? 3/4 -2 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 - 8/4 वैल्यू क्या आएगी? -5/4। और क्या टाइम नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग लिखेंगे कि दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? क्या ये भी पॉसिबल नहीं होगी? चलो चेक कर लेते हैं। इसके लिए t-2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 - 2 यानी 3r। ये वैल्यू पॉसिबल है। तो मेरे पास आंसर क्या हो चुके हैं? टाइम टेकन बाय द टैप विद स्मॉलर डायमीटर, यानी t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है 5 आवर्स, और l वाले के लिए यानी t-2 की वैल्यू क्या है? 3 आवर्स। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। देखिए, पहले तो हम एक राइट ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एक राइट ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। इसकी साइड्स अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, और ये राइट एंगल है एट बी, ठीक है। देखिए, इसका पेरीमीटर जो है वो 60 है। पेरीमीटर का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 60 है। इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो भैया 25 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिखा है। इसकी परपेंडिकुलर साइड्स हमको नहीं पता है, जो कि ए बी और बी सी है। इसको अगर हम लेट कर लें कि ये x सेंटीमीटर हो गई और ये y सेंटीमीटर हो गई, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 1 जहां पर वो पेरीमीटर की बात करता है, केस 1 में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे x + y + 25 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर को नहीं लिखा है। वैल्यू आएगी x + y इज इक्वल टू 60 - 25। सब्सट्रैक्ट करके बताइए क्या आएगा? जल्दी सब्सट्रैक्ट करिए। हाँ बोलिए। 35। बहुत बढ़िया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है भाई। दूसरा वो केस बोलता है कि फाइंड द एरिया। एरिया क्या होगा? एरिया होगा बेटा इसका, तुम लोग बताओ चलो। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर ये बेस की तरह काम करेगा, ये हाइट की तरह काम करेगा, तो वैल्यू आएगी 1/2 XY। तो एरिया क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा 1/2 XY। ये एरिया फाइंड करना है। अब आप लोग एक बात बताइए, दिमाग से सोच के, है ना आप लोगों के पास? बिल्कुल है, बहुत सारा है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हमें पता है? हमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए पहले हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक्स वाई की वैल्यू आएगी कैसे? बात को समझिएगा, एक्स वाई की वैल्यू आएगी कैसे? क्या हम लोग कोई डेटा मिस कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को क्या हमने सही से यूज करा? अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल को सही से यूज नहीं करा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया 25 जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर जो होगा ना, वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 625। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ये इक्वेशन नंबर हम 2 अज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे यूज किया जाए, बहुत समझने की वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस इक्वेशन नंबर 1 का हम स्क्वायर कर दें, हमें क्या मिलेगा? देखिए, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने मेरी ट्रिक वाली वीडियो देखी है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालना बताए ट्रिक से। उसी में हमने ये बताया है कि अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, लास्ट में 25 लिख देते हैं और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। ये हो गई 35 का स्क्वायर। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर चिपका देते हैं। हम चिपकाएंगे यहां पर तो क्या मिलेगा? 625 प्लस 2xy इज इक्वल टू 1225। बात समझ में आ रही होगी? चलो भाई, अब यहां से 2xy की वैल्यू निकाली जाए। 2xy की वैल्यू क्या आएगी? 1225 माइनस 625। सॉल्व करके बताइए भैया जल्दी से। 5 5 जाएगा 0,
2 से 2 0, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2xy की वैल्यू 600, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी 2 से डिवाइड करने पर। अब ये xy की वैल्यू हमें इसमें रखनी है और एरिया निकल आएगा। भैया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? चलो फिर निकाल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 xy, और xy की वैल्यू निकाली है 300। सॉल्व करने पर आएगा मेरे पास 150। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है 150। यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क of diameter 17 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Find the distance from the two gates where the pole is to be erected. देखो भाई अच्छा सवाल है, लंबी लैंग्वेज है, एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए ये है आपका सर्कुलर पार्क, ठीक है, सर्कुलर पार्क समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये है इसका सेंटर। अब ये सेंटर से जाएगा आपका डायमीटर, ये देखिए ये हो गया डायमीटर। अब देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या है? एक पॉइंट इसका ये है डायमीटर का, एक पॉइंट ये है, ठीक है। यहां पर हम ये अज्यूम करें कि यहां पर लगे हैं गेट, किसके? उस सर्कुलर पार्क के। वो गेट क्या है? ए एंड बी हैं। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर क्या खड़ा करना है? एक पोल खड़ा करना है। ये हमने अज्यूम कर लिया, पॉइंट पी पर ये पोल खड़ा करा जाता है, इरेक्ट करा जाता है। अब देखिए कंडीशन में लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। मतलब क्या हुआ इसका? देखिए एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करने पर निकलता है। अब देखिए बड़ा यहां पर कौन दिख रहा है? इस फिगर के हिसाब से कुछ दिया नहीं है उसने, लेकिन इस फिगर को ध्यान समझें तो एपी बड़ा दिख रहा है और पीबी छोटा दिख रहा है। बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। अगर हम इस वैल्यू को एक्स मीटर अज्यूम कर लें तो एपी कितना हो जाएगा? एपी हो जाएगा x प्लस 7। तभी तो इनका डिफरेंस 7 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए डायमीटर कितना दिया है? डायमीटर दिया है 17 मीटर्स। बात समझ में आई? अब यहां पर आपकी पहले की नॉलेज यूज होने वाली है। कितने बच्चों को यह पता है कि सेमी सर्कल पर बना एंगल 90 डिग्री होता है? यह थ्योरम होती है। इसका मतलब यहां पर एंगल ए पी बी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बात समझ में आई? जब ये 90 डिग्री होगा तो इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेटा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ए बी स्क्वायर का मतलब 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी कितना है? एक्स प्लस 7 का स्क्वायर है, प्लस पी बी कितना है? एक्स का स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। 17 का स्क्वायर कितना होता है? ऐसी उम्मीद है कि आपको याद होगा। 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? 289 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब देखिए सबको एक तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 289 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, सब्सट्रैक्ट करिए, बताइए क्या आएगा? थोड़ा जल्दी करिए। बहुत बढ़िया। 240 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 के पास फेंक दीजिए। वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 यानी 0। अब हमें फैक्टर्स करने हैं किसके? 120 के। कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने पर क्या मिले? 7 मिले। बताइए सोच के नंबर्स जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। 15 और 8, 15 8 जा 120 और 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 15 माइनस 8 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर
प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले हमें कॉमन मिलेगा x प्लस 15 बचेगा, माइनस 8 कॉमन मिलेगा, फिर से x प्लस 15 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि x की वैल्यू माइनस 15 आएगी एक बार, जो कि पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि x तो बेटा डिस्टेंस ली है हमने, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो दूसरी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी x इज इक्वल टू 8, यूनिट चल रही है मीटर, तो एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 8 मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है? हमने क्या अज्यूम करी है? हमने अज्यूम करी है PB, जो कि आ गया है 8 मीटर। तो AP कितना आ जाएगा? AP आ जाएगा 8 प्लस 7 यानी 15 मीटर। तो भैया समझ में आया, वो जो पोल इरेक्ट करा जाएगा सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर, वो डायमेट्रिकली अपोजिट गेट से कितनी डिस्टेंस पर होगा? एक गेट से वो 8 मीटर की डिस्टेंस पर होगा और दूसरे गेट से वो 15 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? फिगर से समझ में आया अच्छे से? बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और ये कहता है A and B are centers of circles of radii 9 cm and 2 cm respectively। यानी एक सर्किल है जिसका सेंटर A है, दूसरे का B है, दोनों की रेडियस दी है और AB दिया है। बात को समझिए। चलिए पहले सर्किल बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक सर्किल हो गया आपका सेंटर A वाला, दूसरा सर्किल हो गया आपका सेंटर B वाला। ठीक है, ये हम A ले लिए और ये हमने B ले लिया। ठीक, बात समझ में आ गई। देखिए ए बी की डिस्टेंस दी है। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ये है बेटा 17 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखो ए की रेडियस दी है। ए की रेडियस कितनी दी है? ए की रेडियस दी है 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली बोला है उसने। और बी की रेडियस दी है बेटा, बी की रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। C is the center of the circle of radius x सेंटीमीटर। मतलब एक सर्किल और है। कैसा सर्किल है ये? Which touches given circles। मतलब ये जो सर्किल है ना बेटा, ये गिवन सर्किल्स को टच करता है। ठीक है भैया, टच करा दिया। इसका सेंटर का नाम क्या है? इसके सेंटर को C लिया है और इसकी रेडियस कितनी बताई है? इसकी रेडियस x बताई है। बात समझते रहना। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, किसको किसको? A को C से और B को C से। बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो ये जो डिस्टेंस होगी ये x होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि C सेंटर वाले सर्किल की रेडियस x दी गई है। क्या बात है। और A सेंटर वाले सर्किल की रेडियस कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर दी है। ये देखो ये 9 हो गई। और B सेंटर वाले सर्किल की रेडियस 2 दी है, 2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है गिवन दैट एंगल ACB इज 90 डिग्री। ACB कहां बन रहा है जरा बताओ? ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये है एंगल ACB। A से शुरू करो, C पर एंगल बनाओ और B पर मिल जाओ। तो जरा इस वाली रेडियस को हटा देते हैं, इस रेडियस का काम अब नहीं है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में? राइट एन इक्वेशन इन x। x में इक्वेशन फॉर्म करो और सॉल्व भी करो एंड सॉल्व इट। अब आप लोग बताइए भैया, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। किस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, जरा समझना बात को। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से अगर समझें तो देखिए C पर राइट एंगल बन रहा है, तो ये C हो गया। किसी एक को A ले लीजिए और बचे हुए को B ले लीजिए। अब देखिए AC डिस्टेंस कितनी दिख रही है? AC दिख रही है 9 प्लस x। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखिए AB डिस्टेंस कितनी दिख रही है? AB डिस्टेंस दिख रही है 17 सेंटीमीटर, जो कि यहां पर हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। ये बात भी समझ में आ गई। क्या बात है, तुम लोग तो बहुत दिमाग से समझ रहे हो और जल्दी समझ रहे हो। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 2 प्लस x। अब भैया तीनों साइड पता चल गई। वो अलग बात है कि वेरिएबल x में है और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है। सब लोग बोलेंगे एक आवाज में, आवाज बाहर तक जानी चाहिए, घर वालों को लगे आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलिए भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 17। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है? 9 प्लस x का स्क्वायर। BC कितना है?
2 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो भैया इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोलिए तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x और 2 प्लस एक्स का भी होल स्क्वायर खोलिए तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 यानी 4x मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब एक जैसी शक्लों को ऐड कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें 289 इज इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर मिल जाएगा। और बताइए 18x और 4x ऐड हो जाएगा 22x बन जाएगा। और बताइए 81 प्लस 4 भी ऐड कर दीजिए, 81 और 4 ऐड होगा तो 85 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबको एक साइड में लाना पड़ेगा तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 85 माइनस 289 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 22x, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 9 माइनस 5 करेंगे 4, 8 माइनस 8 0 और 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। आप लोग जरूरी नहीं है कि आप लोग 2 कॉमन लीजिए, बस आपका नंबर बड़ा आएगा, फिर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। हमने यहाँ पर नंबर छोटा कर दिया है, मेरी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0/2, ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए 102 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 102 आए और सब्सट्रैक्ट करने पर 11 आए। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करके एक बार और निकाल के सीख लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 यहाँ पर आ रहा है, यानी नंबर आ गए मेरे पास 17 माइनस 6। 17 माइनस 6 करने पर हमें 11 ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 17 माइनस 6 माइनस 102 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 17 और माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस, यहाँ पर अगर आप कॉमन नहीं ले पाते हैं तो चलिए 102 को 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 1 जा 6, 4 बचेगा 42 हो जाएगा, 6 7 जा 42 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ गए हैं जरा देखते हैं। फैक्टर्स आ चुके हैं x प्लस 17 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप सब लोग बोलेंगे कि सर x प्लस 17 से x की वैल्यू माइनस 17 आएगी, जो कि नॉट पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि x हमने डिस्टेंस ली है या क्वेश्चन में डिस्टेंस दी है, रेडियस दी है, और रेडियस या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो x माइनस 6 मेरा रिक्वायर्ड आंसर देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। यूनिट क्या चल रही है बेटा बताओ? यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, और यही फाइंड करना था। जिस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? मुस्कुरा भी दो अगर समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक कर दो यार, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। हम लोग आ गए हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड, द लॉन्गर साइड इज 14 मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब डायगोनल को भी शॉर्टर साइड से लिंक करा है और लॉन्गर साइड को भी शॉर्टर साइड से लिंक करा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेक्टेंगल। बहुत बढ़िया, तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया भैया, रेक्टेंगल बना लिया। अब देखिए इसमें शॉर्टर साइड आपको दिख रही है, इसको अगर हम x मीटर अज्यूम कर ले बेटा, इसको अगर हम x मीटर अज्यूम कर लें तो यहां से हम डायगोनल और लॉन्गर साइड दोनों तक पहुंच जाएंगे। देखो डायगोनल दिया है 16 मीटर लॉन्गर, तो ये जो डायगोनल बन रहा है ये आपका x प्लस 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यूनिट मीटर चल रही है तो मीटर ही रहेगी। दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं, आप कोई सी डायगोनल को भी कंसीडर कर सकते हैं। और लॉन्गर साइड कितनी है? 14 मोर देन, मतलब x प्लस 14, यही तो आएगी बेटा। यूनिट मीटर में अगेन बताने वाली बात नहीं है बार बार। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया है। कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है? देखिए आप लोग, ये है सर राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी लॉन्गेस्ट साइड आपकी डायगोनल वाली साइड हो जाएगी x प्लस 16, एक आपकी शॉर्टर साइड है जिसको आप x ले लीजिए, और बची हुई लॉन्गर साइड वो x प्लस 14 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलो भाई कर देते हैं, जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसा ही कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। 16 और 14 के होल स्क्वायर तो याद ही होंगे, याद है ना, मुस्कुराओ नहीं, याद ना हो तो याद करो। एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 टू द 32x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x प्लस क्या बचा, एक्स स्क्वायर। सबको एक साइड ले आए, चलो भाई ले आते हैं। वैसे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको बाद में करेंगे, ठीक है भाई। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 32x प्लस 196 माइनस 256, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं और फिर वहां से शॉर्टर और लॉन्गर साइड दोनों की ही लेंथ भी निकालते हैं। एक्स स्क्वायर 28 माइनस 32 करेंगे तो माइनस 4x माइनस 256 में से 196 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 15 माइनस 9 यानी 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करने पर क्या मिले, सब्सट्रैक्ट करने पर मिले 4। कितना आसान नंबर है, 10 इंटू 6 होता है 60 और 10 माइनस 6 होता है 4। चलो भाई सब्सटीट्यूट कर दें फिर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 माइनस 6 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10 प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 और x प्लस 6 ये फैक्टर आ चुके हैं, यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी। x माइनस 10 से x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यूनिट क्या चल रही है, यूनिट चल रही है मेरे पास मीटर। और दूसरे फैक्टर से यानी x प्लस 6 से वैल्यू आएगी x की, क्या आएगी बताइए, x की वैल्यू आएगी माइनस 6। और क्योंकि x यहाँ पर डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि अगेन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर x की वैल्यू 10, ये क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड यानी शॉर्टर लेंथ आ चुकी है मेरे पास, x की वैल्यू 10। बात समझ में आ गई। तो लॉन्गर साइड कितनी थी, लॉन्गर साइड बेटा शॉर्टर से 14 ज्यादा थी, तो लॉन्गर साइड की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x प्लस 14 यानी 10 प्लस 14 यानी 24 यूनिट मीटर। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक है 10 मीटर, एक है 24 मीटर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, समझ में आया। इस तरह से ये वीडियो खत्म होती है। हमने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को दिया जाए। अब आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है और पेपर भी आपको देना है। तो हमने अपने हिस्से की मेहनत कर दी है, अब आपको अपने हिस्से की मेहनत करने की बारी है। और वीडियो के आखिर में जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपसे यही कहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आपका भी फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भी फायदा हो। थैंक यू।